गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सक्रियता श्रेणी यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी या द एक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी का प्रयोग रसायन में किस प्रकार से किया जाता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो जो सभी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं प्रकृति में उपस्थित हैं, वो समान रूप से सक्रिय या अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अर्थात वो समान रूप से अभिक्रियाएं नहीं दिखाती हैं और ना ही उनकी जो अभिक्रिया करने की दर होती है वो समान होती है। तो जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं वे अधिक सक्रिय होती हैं और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती हैं वे कम सक्रिय होती हैं। अर्थात किसी भी धातु के सक्रिय या असक्रिय होने का, सक्रिय या कम सक्रिय होने का जो पैमाना है वो है धातुओं का त्यागना। इसलिए जो धातुएं इलेक्ट्रॉनों को सरलता से त्याग सकती हैं वे धातुएं सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं या अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कही जाती हैं। और जो धातुएं इलेक्ट्रॉनों को कठिनाई से त्यागती हैं वे धातुएं कम सक्रिय या कम अभिक्रियाशील धातुएं कही जाती हैं। अब हम देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो यदि धातुओं को उनकी सक्रियता या अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यानी कि यदि धातुओं को उनकी सक्रियता या अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, दोनों ही क्रम में हम रख सकते हैं धातुओं को। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो यदि धातुओं को हम उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रख दें या व्यवस्थित कर दें तो जो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो नीचे कुछ धातुएं दी गई हैं सारणी में और उनके नाम दिए गए हैं। साथ में ये भी दिया गया है कि वो किस प्रकार से सक्रियता को प्रदर्शित करती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिथियम का सक्रियता श्रेणी में सबसे पहला स्थान है, इसलिए जो लिथियम है वो सबसे अधिक सक्रिय या अभिक्रियाशील धातु है। उसके नीचे पोटेशियम है और पोटेशियम के नीचे सोडियम है और इसी तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड इत्यादि धातुएं क्रमबद्ध की गई हैं, जिसमें गोल्ड जो है यानी कि जो सोना है वो सबसे कम सक्रिय धातु है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन का यह मतलब है कि यदि किसी अम्ल से किसी धातु की क्रिया करा दी जाए तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे सभी धातुएं क्या करेंगी, अम्ल से हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित कर देंगी। परंतु जो हाइड्रोजन के नीचे धातुएं स्थित हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाएंगी और इसीलिए इस श्रेणी में हाइड्रोजन को भी रखा गया है, जबकि हाइड्रोजन एक अधातु है। अधातुओं की भी एक सक्रियता या अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आगे चल करके हम एक नोट के विषय में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देती है। अर्थात यदि कोई ऐसी अभिक्रिया कराई जाए जिसमें कम सक्रिय धातु हो और अधिक सक्रिय धातु हो, तो जो अधिक सक्रिय धातु होती है, जैसे कि आप नीचे वाली अभिक्रिया में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिंक है वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर स्थित है। अर्थात जो जिंक है वो आयरन से अधिक सक्रिय धातु है। इस प्रकार से आयरन सल्फेट के विलयन से यानी कि FeSO4 से जो जिंक है
वो आयरन को प्रतिस्थापित कर देगी, यानी कि उसका स्थान ग्रहण कर लेगी और आयरन को मुक्त कर देगी। ठीक है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में आप पहले लेसन रासायनिक अभिक्रियाओं के लेसन में पढ़ चुके हैं। तो जो ये अभिक्रिया होती है वो इसी कारण संभव होती है क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय धातु है आयरन से, इसलिए वो आयरन के विलयन में से या आयरन के यौगिकों में से क्या करेगी, आयरन को प्रतिस्थापित कर देगी और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगी, अधिक सक्रिय धातु जिंक। नीचे आप देख सकते हैं एक और नोट लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती हैं। जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो वैसे आप जानते होंगे कि जो अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जैसे कि एक अम्ल का आप उदाहरण ले सकते हैं HCl, तो HCl में हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इसीलिए ये नोट इस प्रकार से है कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो वे सभी धातुएं जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में अम्लों के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं, अम्लों के ऊपर नहीं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं, वे सभी अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगी और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। जैसे कि आप नीचे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जब सोडियम धातु की क्रिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराई जाती है तो Na2SO4 बनता है और साथ में H2 गैस मुक्त होती है। इसका आशय यह है कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु है। जैसा कि आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देख भी सकते हैं कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए ये क्या करेगी, H2SO4 यानी कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी। अब हम सक्रियता श्रेणी के कुछ अनुप्रयोगों के विषय में पढ़ेंगे। तो जो पहला अनुप्रयोग है वो बहुत ही सामान्य सा अनुप्रयोग है कि सक्रियता श्रेणी का प्रयोग धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वैसे भी सक्रियता श्रेणी का निर्माण ही क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम को सूचीबद्ध करके किया जाता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जो सक्रियता श्रेणी है वो प्रदर्शित करती है धातुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता को। तो दूसरा जो अनुप्रयोग है वह है कि विस्थापन अभिक्रियाओं के अध्ययन में भी सक्रियता श्रेणी का प्रयोग होता है। तो जैसे कि आप ऊपर एक विस्थापन अभिक्रिया देख चुके हैं, दोनों विस्थापन अभिक्रियाएं आप देख चुके हैं, तो इन दोनों विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो संभव हुई हैं किस श्रेणी के कारण, वो सक्रियता श्रेणी के कारण ही संभव हुई हैं। इसलिए जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है उसके अध्ययन में भी सक्रियता श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी धातु के धनायन में परिवर्तित होने के गुण यानी कि धन विद्युतीय गुण। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो सोडियम होता है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, कि जो सोडियम होता है, सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण ही जो सोडियम है वो धनायन बनाता है। तो किसी भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को, उस गुण को कहते हैं धन विद्युतीय गुण। तो जो सक्रियता श्रेणी है वो यह भी प्रदर्शित करती है कि कोई तत्व कितना ज़्यादा कितना अधिक धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि सक्रियता इस पैमाने पर निर्धारित होती है कि कौन सी धातु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। तो सरलता से इलेक्ट्रॉन वही त्याग करेगी धातु जो कि अधिक धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगी। तो इसीलिए धन विद्युतीय गुण के निर्धारण में भी सक्रियता श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। अब हम नीचे सक्रियता श्रेणी के आधार पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अर्थात जो आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है उस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनता है इस सक्रियता श्रेणी से। तो पहले तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, या सक्रियता श्रेणी को ही बनाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं।
यदि इन सब से कोई प्रश्न नहीं बनेगा सक्रियता श्रेणी से, तो सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोगों पर आधारित कुछ प्रश्न बनेंगे। और ये जो प्रश्न होते हैं, यदि हमको सक्रियता श्रेणी का समुचित ज्ञान नहीं होगा, अच्छे से ज्ञान नहीं होगा सक्रियता श्रेणी का, तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्न अभिक्रियाएं संभव हैं अथवा नहीं। नीचे 2 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, ध्यान से इन अभिक्रियाओं को नोट कर लीजिएगा। अब हम नीचे इसके उत्तर को देखेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर मरकरी, हाइड्रोजन, सिल्वर तथा कॉपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दोनों अभिक्रियाओं में मरकरी, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर यूज हुआ है। तो इन सभी धातुओं को हम एक पास में लिख करके इनकी सक्रियता का एक क्रम लिख लेंगे, बढ़ता हुआ क्रम लिख लेंगे। तो जब सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम देखेंगे तो हमको हाइड्रोजन सबसे अधिक सक्रिय मिलेगा, कॉपर उससे कम, और कॉपर से कम मरकरी, और सबसे कम होता है सिल्वर यानी कि चांदी। तो पहली अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि मरकरी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। परंतु हम जानते हैं कि जो मरकरी है वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, यानी कि जो मरकरी है यानी कि जो Hg है वो कम सक्रिय है हाइड्रोजन से। और यदि वह कम सक्रिय है तो वो किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को कैसे विस्थापित कर पाएगी। यदि वह मरकरी हाइड्रोजन से कम सक्रिय है तो किसी अम्ल से हाइड्रोजन गैस को कैसे विस्थापित कर पाएगी। अतः हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है पहली वाली, ये अभिक्रिया संभव है। लेकिन जो नीचे दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है उसमें कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो जानते हैं हम कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर स्थित है, अर्थात जो कॉपर है वो अधिक सक्रिय है सिल्वर से। इसलिए क्या होगा कि जो सिल्वर होगा वो प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा कॉपर के द्वारा। अब नीचे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट विलयन से कराई जाती है। तो ये प्रश्न ऐसे आ सकता है, क्या होता है जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट विलयन से कराई जाती है। तो इस प्रश्न की जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसको लिखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परंतु यदि हमें सक्रियता श्रेणी पता है तो उसके आधार पर हम ये अभिक्रिया पूरी बना सकते हैं। जैसे कि जिंक लिखें, जिंक प्लस CuSO4 यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और फिर उसके बाद में इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अर्थात जो जिंक है वो सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ऊपर स्थित है, अर्थात अधिक सक्रिय है कॉपर से जिंक। तो इसीलिए जो जिंक होगा वो कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर को मुक्त कर देगा और जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि आयरन सल्फेट के हरे विलयन में जिंक की छड़ डालने पर विलयन रंगहीन क्यों हो जाता है, कारण दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि जो आपका आयरन 2+ आयन होता है, यानी कि Fe जो 2+ आयन होता है, Fe 2+ जो आयन होता है उसका जो रंग होता है वो हरा होता है, और हरा रंग होने के कारण ही जो फेरस सल्फेट विलयन होता है वह भी हरा होता है। तो जब फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में जिंक की छड़ डाली जाती है तो जिंक जो है वो आयरन से अधिक सक्रिय धातु है सक्रियता श्रेणी के आधार पर। तो आयरन सल्फेट के विलयन से क्या करेगी, जिंक आयरन को प्रतिस्थापित कर देगी, और जब आयरन जो है वो प्रतिस्थापित हो जाएगी तो इस अवस्था में वो धनायन से अणु में परिवर्तित हो जाएगी, और जब वो धनायन से अणु में परिवर्तित हो जाएगी तो Fe2+ जो है वो नष्ट हो जाएगा और केवल Fe बन जाएगा, और इस अवस्था में क्या होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण भी होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हरा विलयन होता है आयरन सल्फेट का वो रंगहीन हो जाता है, और वो जो विलयन होता है वो जिंक सल्फेट विलयन कहलाता है। अब इसके उपरांत हम धातु कर्म और धातु के निष्कर्षण की कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद करते रहिए सभी पाठ्यक्रम को। थैंक यू।